हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। बहुत ही देर के बाद दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आपके साथ मौजूद हूं और मेरे साथ हमारे भाई मौजूद है, डॉक्टर इंजीनियर प्रदीप पवार सर। अ, आप सब इनको जानते हैं और बहुत ये इंटेलेक्चुअल्स बातें करते हैं, बहुत समझदारी की। और काफ़ी हमारे दोस्तों की डिमांड थी कि इनको अपने चैनल पर बुलाएं, तो एक दफ़ा से फिर हम ये अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी बीच में ब्रेक आई, कुछ मसरूफियात थी, कुछ मसाइल का भी सामना था यहाँ पर। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और हमेशा हमारे साथ जो है वो आप कोऑपरेट करते हैं। जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं तो आप वक्त निकालते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों की तरफ से भी आपका बहुत थैंक्स। But Muzaffar Sahib, thank you very much for inviting. It's really a long time. I was missing you. और आज आपने मुझे अपने चैनल पे बुला के मेरी जो इम्पोर्टेंस बधाई है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आप मेरी तारीफ थैंक कर रहे हैं, इतना तारीफ काबिल आदमी मैं नहीं हूँ। अपना काम करता हूँ और थोड़ी सी जहाँ मुझे खड़ा होना पड़ता है मैं देखिए, खड़ा जो हूँ। जो किसी इंसान के अंदर खसूसियत हो, कोई अच्छाई हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं अपने जो जो हमारा आज का टॉपिक है, ट्रंप के जो इकदामात हैं, टैरिफ लगने से जो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है भारत को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अमेरिका और यूक्रेन जो जंग है उसकी, सॉरी, रशिया यूक्रेन जंग के अंदर जो अमेरिका और यूक्रेन की मीटिंग एक हुई है, उसमें जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे पहले बता रहे थे कि कुछ किताबें आपकी जो है वो शाया हुई हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर आपने ये किताबें लिखी हैं? हाँ, ओह! थैंक यू वेरी मच। आपको तो न्यूज़ सारी मिल जाती हैं। जी, मेरी इस इन 2 सालों में मैंने 2 बुक्स अपनी रिलीज़ की हैं। एक का नाम जो है मैंने रखा है मटीरियल वर्ल्ड, जो ये आज वेरी गुड। लोग कहते रहते हैं कि जी ये मटीरियल नहीं मिल रहा है, चाइना उस पे बैठा हुआ है। इसको मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया है। और दूसरा ये जो क्लाइमेट की पैनिक चल रही है, कि क्लाइमेट ये हो गया, ये उसका नुकसान भी हमें हो रहा है, वो पाकिस्तान, हुँ, इंडिया वालों को भी पेश कर उसकी उसको नज़र आ रहा है। इतने पानी का ज़लज़ला आया हुआ, लोगों की जानें गई हैं, उसके ऊपर मैंने एक रिसर्च वाली बुक लिखी है, जो 6000 कॉपीज़ उसकी अभी हुँ, प्रिंट हुई हैं। अच्छा बड़ी डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये जो क्लाइमेट का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी क्लाउड बर्स्ट एक जो नई हमने टर्म सुनी कि ये क्लाउड बर्स्ट होता है, उसकी वजह से पूरा का पूरे यहाँ पर जो देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए, तकरीबन 400 के करीब लोग जो हैं उसमें उनकी जानें गईं। तो ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? इसके बचने का कोई तरीका नहीं होता कि इससे बचा जा सके? ये इस तरह कोई देखिए, क्लाउड बर्स्टिंग जो है ना, उसका एक बहुत केमिकल रिएक्शन होता है। हुँ, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और हुँ, जहाँ पानी होता है, उस पानी से टेम्परेचर हाई होने के बाद इवेपोरेशन होती है। वो जो हुँ, इवेपोरेशन है, वो क्लाउड बन जाती है। लेकिन हुँ, वो एक बहुत छोटे से दायरे में उसका वो क्लाउडी बनता है। और जब वो बहुत भारी हो जाती है, तो वो पानी को सह नहीं सकती, तो वो कुछ हुँ, स्क्वायर किलोमीटर में या मीटर्स में वो हुँ, इतना पानी नीचे गिर जाता है, जितना करीबन आप अंदाजा लगाइए कि जो 50 स्क्वायर किलोमीटर में गिरना चाहिए, वो 5 स्क्वायर किलोमीटर में गिर जाता है। हुँ, ये क्लाउड बस्टिंग सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया में नहीं है, यहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। आज से 3 साल पहले यहाँ पर 5-6 गाँव जो है वो बह गए थे और वहाँ पर लोगों की जानें भी गई हैं। अब जो आपने पाकिस्तान, इंडिया का बोला, वो किश्तवाड़ का इलाका है और हिमाचल में बहुत लोग मरे हैं, और जानें गई हैं और नुकसान हुआ है। इसको ये एक क्लाइमेट चेंज है। इस क्लाइमेट चेंज के हम सब ज़िम्मेवार हैं। और लेकिन सबसे कम ज़िम्मेवार पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास वो इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है कि वो बोलें कि जी हम अपनी जो हमारी जो गैसेज़ हैं, जहाँ हमारा CO2 फुटप्रिंट जो है वो इतना खराब है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.00 के करीब है। जो 35 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये क्लाइमेट जो है उसको खराब किया है। ये सबसे हाईएस्ट जो CO2 है, वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो ये ऑन अ लाइट नोट, इसके ऊपर अगर आप कभी कोई डिस्कशन करना चाहें, तो मैं डिटेल में अपनी इस बुक के रेफरेंस से भी आपको बता जी, सकता हूँ। इट इज़ अ वेरी सैड एलिमेंट। अभी देखिए, स्पेन में आग लगी हुई है। वहाँ पर कितने ग्रीस में आग लगी हुई है।
और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं, मैंने भी एनालाइज़ किया है कि जो हम ये 4 सीज़न होते हैं हमारे उसमें से जी। 1 सीज़न कम होता जा रहा है। हुँ, 26 दिन का फ़र्क तो पड़ ही गया है, जी। पूरे उसमें 1 सीज़न के अंदर। तो यहाँ पर यूरोप में ये हाल है कि जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो पीरियड है, वो कम हो गया है और हुँ, अभी इस जो लास्ट ईयर जो गुज़रा है, उसमें ये भी नज़र आया मुझे, जो मैंने हुँ, एनालाइज़ किया स्टूडेंट्स के साथ, उसमें जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का है, उसमें भी चेंज आ गया। तो अब हुँ, वन व करीबन यूरोप के अंदर इस वक़्त 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघलते हैं, नहरों में बहुत बड़ा तालाबों भर जाते हैं और उससे फिर आपको नुकसान होता है। और ये टेम्परेचर जो है अभी स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत खूबसूरत जगह थी, देखो वो पूरा गाँव उनको निकालना पड़ा और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो परमाफ्रॉस्ट होती है, वो उसका अगर आप एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उसमें जो परमाफ्रॉस्ट है, वो अगर वो 2 किलोमीटर है जो फ्रॉस्ट है वो स्नो है, आइस है, वो पहाड़ों के अंदर छुपी दबी हुई है। जब वो क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसका डिस्टेंस कम होता जाता है। वो फिर पहाड़ ऊपर से स्लिप होके गाँव में, सड़कों पे लोगों को आ मा मा उनका नुकसान होता है। तो ये बहुत सारी चल चीज़ें हैं इसको ये करें। तो इसके इसके ऊपर अगर कभी चलें आपको इसके इसके ऊपर हम मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे क्लाइमेट चेंज को कैसे ये कंट्रोल किया जा सकता है या इसको इसके अंदर देखें दरख्त वगैरह लगाना या ये सारी चीजें मेरे ख्याल में इसमें होगी तो इसके बिल्कुल, ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे और किस मुल्क की वजह से किन ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है और हमने देखा कि ये पाकिस्तान इंडिया और ये जो खिता है ये ज्यादा इससे डिस्टर्ब है या क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल, ये तो इसके ज़रूर ऊपर मुकम्मल एक हम आपसे प्रोग्राम करेंगे मुकम्मल तैयारी के साथ मैं भी सवाल कुछ उसमें से निकालूंगा जी, तो जी। फिर हमारे देखने वाले जो इसमें अभी होंगे एक एक चलेगा मैं पॉइंट आपसे और बोल दूँ, मेरी जो नेक्स्ट बुक है वो भी जी टेक्निकल पे आ रही है, उसको वो हम्म, सितंबर में आ जाएगी। उसका हम्म, फर्स्ट जो सैंपल प्रिंट आ गया है और वो बुक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में लगाई जाएगी। उन्होंने हम्म, मुझे रिक्वेस्ट किया है, मैं उससे पैसे नहीं जी कमाऊँगा और उसको अच्छा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आप हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा और करीबन उन्होंने बोला है कि 12,000 कॉपीज़ जो है उसकी वो प्रिंट आउट करेंगे। कोलहामर नाम की कंपनी है जो प्रिंट आउट करेगी और उसको मैंने 3 लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट करवाया। वेरी गुड वेरी इंग्लिश गुड में, जर्मन में और फ्रेंच में, ताकि ये तीनों लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड बोली जाती हैं। तो इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी उसको रिक्वेस्ट की है। तो उन्होंने भी अभी से ही 240-250 कॉपीज़ अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए की हैं। वो मेटल साइंस, 4D टेक्नोलॉजी, फॉर्जिंग के ऊपर है और उसको मैंने मैं अकेला उसका राइटर नहीं हूँ। मेरे साथ 2 जी राइटर और हैं, एक प्रोफेसर डिर्क वेबर है, एक प्रोफेसर हेक्ट है। उनके साथ मिलके ये बुक है। और हमने सोचा उसको थोड़ा-सा कम किया जाए क्योंकि ये जो मैंने ली थी ये करीबन इसमें 537 पेजेज़ हो गए, तो लोग फिर इतनी मोटी बुक देख के डर भी जाते हैं, कहते हैं यार बहुत पढ़नी पड़ेगी। और मुझे भाई मैंने करीबन अपनी इस पूरी लाइफ़ में 210 के करीब मैंने टेक्निकल टेम्पलेट्स लिखे हैं और करीबन मैंने 4 नॉर्म्स तैयार किए हैं। जो टेक्निकल नॉर्म्स हैं जिसके ऊपर पूरी वर्ल्ड उसको यूज़ करता है नॉर्म्स को और मैंने करीबन लास्ट जो एक मेरी नॉर्म है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के ऊपर है। जो जब आप एमआरटी वगैरह करते हैं या सीटी करते हैं, उसकी नॉर्म्स लिखी हैं। वो अभी उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है उसको जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना है डॉक्टर्स को भी वो रेडियो एक्टिव की जो सर्टिफिकेट करना पड़ेगा तो ये मेरा लास्ट था तो यानी इसके बाद ये नहीं कि मैं रिटायर होके बैठ जाऊंगा मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा जी चले फायदा पहुंचना चाहिए आप जिस तरह किताबें लिख रहे हैं या बाकी इस तरह के जो प्रोग्राम है तो उससे अवेयरनेस होती है तो एक हमारी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान को ओन नहीं करती लेकिन पाकिस्तान को गालियां भी देती हैं
मैं एक अभी दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी थी, मैं ज़्यादा अभी देख नहीं रहा, तो मैंने वीडियो देखी, उसमें उन्होंने मेरा नाम भी लिया था, लेकिन मेरे मेरे ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन आपके बारे में उन्होंने कुछ बातें की, वो प्रोग्राम के एंड में हम आपसे कुछ जानेंगे, लेकिन हाँ, हम श्योर। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी। तो ये बताइएगा सर कि ट्रम्प के जो इक़दामात हैं, ख़ास तौर पर इंडिया को लेकर टैरिफ जो उसने लगाया है, उससे भारतीय एक्सपोर्ट्स जो है वो कितनी मुतासर होगी, कितने मसाइल बढ़ेंगे और इसको कैसे भारत सोच रहा है कि किस किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा, कैसे निपटा जाएगा इससे? देखिए, जो जो ट्रम्प तो आपको मालूम है आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है। वो एक मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, शायद कुछ ऑडियंस को लाइक ना करें। वो एक कोर्ट का कन्विक्टेड क्रिमिनल प्रेसिडेंट है वर्ल्ड का। हुँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोर्ट ने जी, उसको क्रिमिनल कॉन्डेम्न किया, वो हुँ, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो एक बहुत बड़े कंट्री का, बड़ी-बड़ी डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट बन गया है, तो वो उसने पूरी दुनिया को थोड़ा-सा घुमा दिया है। और उसकी बजाने घुमाने की वजह ये है कि उसकी चमचागिरी करने वाले बहुत लोग हैं। हुँ, और उसकी चमचागिरी करने वाले तकरीबन, आप यूरोपियन यूनियन का बिजनेस देखिए, अमेरिका से ज़्यादा है। पॉपुलेशन अमेरिका से ज़्यादा है। जब यहाँ का नाटो का एक जनरल सेक्रेटरी उसको बोले तू मेरा डैडी है, तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। हुँ, तो कई लोग यहाँ मज़ाक करते हैं कि ट्रम्प जो है ना, जब यहाँ यूरोप में आए तो अपने 10 जो पेयर शूज़ साथ में ले आए, क्योंकि हुँ, इन यूरोपियन ने वो शूज़ चाट-चाट के चमका देने हैं। तो ये एक रेपुटेशन यूरोप ने अपनी बना ली है। हुँ, अब जो टैरिफ की बात है, उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं, जो यहाँ पर डिस्कस भी होती हैं। एक तो जो ट्रम्प जो है वो रिवेंज लेने के चक्कर में रहता है। हुँ, उसने बोला कि वो इंडियन पाकिस्तान की जो स्क्रिमिशेस हुई थी, उसने जी, उसमें उसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया वालों ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि उसका कोई चक्कर नहीं है, इट वाज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना? उसको हमने उसके स तेरा उसके साथ कोई मतलब नहीं है। उसका उसने गुस्सा माना। दूसरा, जब G20 में वो गया हुआ था, तो उसने मोदी साहब को बोला कि आप अमेरिका में मेरे पास जाते हुए आओ। लेकिन मोदी साहब जो थे, उनको एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग रखी है कमला हैरिस के साथ मिलने की, क्योंकि वो अपोजिशन की लीडर है, और आपके साथ। तो वो कैंसल हो गई कमला हैरिस की। क्या वजह से कैंसल हुई? बीमार है, या टाइम नहीं था, या टाइम टेबल था, ऐसी वैसे कैंसल होती नहीं है। तो मोदी साहब ने मना कर दिया कि मैं 2-3 घंटे के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट मीटिंग इंडिया में है। नहीं, सॉरी, क्रोएशिया में थी। उन्होंने क्रोएशिया में आना था, सर्बिया में आना था। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो उसके लिए उन्होंने एजेंडा तैयार किया हुआ था। तो ये आदमी थोड़ा-सा जिद में आके भी मुझे हुँ, मना कर दिया, और मेरे बोले हुए डायलॉग को फॉरेन मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और इवन पार्लियामेंट में मोदी साहब ने बोल दिया कि इसका कोई चक्कर नहीं है, ये तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे बात की, हमने उनसे बात की, हमारा केस खत्म हो गया, फिनिश। ये तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है ना। तो इसने देखा कि मैं कोई ना कोई तो बहाना निकालूंगा। इसने स्टार्ट कर दिया कि यूक्रेन, इंडिया का जो अमेरिका के साथ डेफिसिट है, बहुत बड़ा है ना। 110 मिलियन का बिजनेस है। अमेरिका वाले 34-35 बिलियन डॉलर का बिजनेस करते हैं, इंडिया वाले 100 बिलियन। ये डेफिसिट बहुत बड़ा है। अरे भैया, तुम कोई चीज प्रोड्यूस करोगे तो ये बेचोगे ना। हथियार ही प्रोड्यूस करते हो। और इंडिया में जो डील चल रही है उसकी अमेरिका के साथ, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, सेंसिटिव हैं, जो इंडिया वाले नहीं कर सकते। उसमें मोदी साहब का पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो सकता है। वो है जो अग्रार प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, जो एग्रो ना, उसमें इंडिया में करीबन 700 मिलियन के लोग जो हैं, वो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हैं। अब वो कहते हैं कि तुम्हारा दूध और तुम्हारा ये सब हम बेचेंगे। इंडिया वाले कहते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम है कि आप अपनी गाय भैंसों को नॉन वेज देते हो, और इंडिया में 68% या 70% आप ला लो, वो जी हिंदू हैं जो नॉन वेज नहीं खाते। तो हम उनको दूध तो नॉन वेज वाला पिला रहे हैं। ये तो एक अजीब सी बात हो जाएगी ना। जो पनीर तुम्हारा वहाँ आ रहा है, वो उसको हम कैसे खिला सकते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें, और जो जो सेक्टर है उस पर बात करेंगे।
और वो तो नहीं जी, अब जो डील नहीं होगी तो मैं 50%, अच्छा 25% उसने लगाया था। 25% के वो ये लगा दिया कि तुम रशिया से तेल लेते हो। और मुजफ्फर भाई हँसी की बात ये है कि इंडिया जो रशिया से लेता है वो चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे है चाइना, जो सबसे ज़्यादा तेल उनसे लेता है ना? तो इन और जो आप देखिए जो रेयर अर्थ्स है, सबसे ज़्यादा बिज़नेस रेयर अर्थ का अमेरिका रशिया से करता है। और रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है कि इस साल हमने 22% वी डिड मोर बिज़नेस देन कंपेयर टू नेक्स्ट ईयर। तो उसको पता ही नहीं है, उसको किसी ने पूछा भी कि कहता है यस आई विल चेक इट, और जवाब नहीं देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो ये डम वो उसकी एक वो जिद सी है ताकि मैं करूं। हाँ, इंडिया के जो आपका जो सवाल था उसका बिजनेस के ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा। ऐसे बिजनेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से बनाए जाते हैं। शॉर्ट टर्म में इंडिया ट्राई कर रहा है कि वो मार्केट जो अमेरिका में बिकती है उसके लिए हमें दूसरी मार्केट ढूंढे, और उसके लिए उन्होंने अपना जो है स्ट्रेटेजी पेश कर ली है। यूके के साथ डील हो चुकी है, एयू के जो यूरोपियन यूनियन उसका डील चल रही है, हो सकता है कि एक दो हफ्ते में हो जाए। और तीसरा, अगर आपने देखा होगा, चाइना और इंडिया बड़े क्लोज आ रहे हैं। अभी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ है, वहां आया था। उसके जो मोदी साहब मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात है, अजीत दोवल से मुलाकात हुई है। वो सब ओपन है, इंडिया डेमोक्रेसी का वो छुपाते नहीं है। हाँ, जो जहाँ साइन बने वो हमें नहीं पता लगेगा वो इनकी उनका वो गहमनेस, वो प्राइवेसी रहती है। और आज जयशंकर साहब लावरोव से मिलने के लिए गए हुए हैं रशिया। तो एक ट्रायंगल है। और दूसरा, अगर आप देखें तो जो रशिया के कॉन्टैक्ट चाइना के साथ भी अच्छे हैं, इंडिया के साथ भी अच्छे हैं। एक और कंट्री है जिसके साथ उसके अच्छे रिलेशन है, वो है तुर्की है। तो ये एक नई कोalition सी पैदा हो जाएगी। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? आज देखिए, ये जो डॉलर है वो यूरो के मुकाबले में 10% गिर गया। एक एक डॉलर के 86 सेंट मिल रहे हैं, और पौंड थोड़ा बढ़ गया। एक पौंड के 1.15 यूरो मिल रहा है। तो नुकसान किसको हो रहा है? जो टैरिफ्स हैं वो अमेरिका के लोगों को ही पे करनी पड़ रही हैं, जो कंज्यूमर है। अब वो जो उनके जो डीलर्स हैं वो कहते हैं कि शेयर द पेन। आप थोड़ा सा अपनी जो प्रॉफिट है उसको कम करो, डीलर अपनी प्रॉफिट थोड़ी कम करेगा, और जो रिटेलर है वो अपनी थोड़ी प्रॉफिट कम कर लेगा। तो ये एक कंपोजिशन हो जाएगी इसमें। इसमें लगा, जो फार्मास्यूटिकल जो चीजें हैं वो तो अमेरिका में बिल्कुल नहीं बनती, उसको तो होलसेल इंडिया से आता है। और ये जो रशिया के साथ इसका अपना रिलेशन बहुत अच्छा है। ये पुतिन के तो हाथ में ही है। पुतिन ने तो इसको कर्जे दे के ट्रम्प टावर वहां बनवाए हुए हैं। पुतिन ने इसको अपने कर्जे में रखा हुआ है। ये सिर्फ दिखाने के लिए उसको वो बगड़ भप्पी मार देता है ना? सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। है इसमें तो वो नहीं हिम्मत। इसको मालूम है कि रशिया जो है वो मैं अमेरिका भी इस पे डिपेंडेंट है। हाँ, इंडिया को लॉन्ग स्ट्रेटजी जो बनानी है उसमें उसको जो ग्लोबल साउथ है, अ, सहारा, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इनमें जो इंडिया ने उनकी वॉइस उठाई है उसको वो बहुत थैंकफुल है। वो इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने कल की टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ी हो या यहाँ का न्यूज चैनल है फोकस, तो कल टाटा ने साउथ अफ्रीका में उनका सबसे बड़ा जो ऑटोमोबाइल डीलर है उसके साथ उन्होंने डील कर ली है। अब टाटा की 5 गाड़ियां जो हैं वो अफ्रीका में बिकेंगी। वो कहते हैं हमें यूरोप में बेचनी नहीं है। ब्राजील, वेनेजुएला चले जाइए आप, मेक्सिको चले जाइए, वहां पर आपको इंडिया की गाड़ियां और ये जो वो जो ऑटो रिक्शा वगैरह, इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह इंडिया से है, बजाज वगैरह के वहीं बिकते हैं, है ना? आप ब्राजील की कोई भी आप वीडियो डाउनलोड करो तो आपको वो थ्री व्हीलर के अंदर वो पीछे बजाज लिखा हुआ है। और बाकी ये पीरू वगैरह नेशन है। तो ये लॉन्ग स्ट्रेटेजी जो है उसके अंदर ब्रिक्स वालों ने, जो मोदी साहब ने कल एक बम छोड़ा है कि हम आपस में लोकल करेंसी में बिजनेस करेंगे। तो ये डी डॉलराइजेशन का एक और है।
अब अमेरिका की जो इकोनॉमिक्स जो स्पेशलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इसने अपने ही पैर में गोली मार ली है। लेकिन अगर आपने अपने पैर में गोली मारी है, लहू गिर के किसी के तो कपड़े खराब करेगा ना। तो ये इंडिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ़ें की, इसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, ये किया, ये खुश हो। इसको ऐसा चाहिए ना कि मेरी कोई तारीफ़ करे और मैं बस फूल जाऊँ। इंडिया वाले कहते हैं भई हमने तुझे ना अपना बाप कहना है, ना हमने तेरी तारीफ़ करनी है, बिज़नेस करना है हमारे साथ करो। और मजे साहब जफ़ी भाई, जो इंडिया प्रोडक्ट बनाता है, उसका 75 टू 80% इंडिया खुद कंज़्यूम करता है। तो उनको ज़रूरत नहीं हो सकती। अब डील ईयू के साथ हो जाएगी, इनके साथ तो हो ही गई है, इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ उसका अच्छा बिज़नेस डेवलपमेंट हो रहा है। और इसको एक और इसके पेट में बड़ा दर्द था कि इंडिया जो है रशिया से रॉ डायमंड लेता है, उनकी प्रोसेस करके ये अमेरिका में बेचता है। तो अभी तो आप ले आओ भैया, आप बना लो वहाँ पर। तो ये इसने कुछ कमोडिटीज जो है उसको देख कर कि ये इंडिया में उसकी प्रोसेसिंग है भैया। जितने गुजराती हैं वो तो पत्थर को पकड़ के बता देते हैं ये हीरा है या पत्थर है। अब वो तो उनके ब्लड में है ना। ये मारवाड़ी हुए या गुजराती हुए, ये बेल्जियम में एंटवर्पन वगैरह में सब इंडियन बैठे हुए हैं। ये मित्तल कहाँ बैठा हुआ है? यहीं बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठे बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। तो इंडिया को इस वक्त 20-22% का शौक है और वो कह रहे हैं कि हम ये डील जो इन्होंने 25-24 तारीख की थी वो पोस्टपोन हो गई है। तो लेकिन जो आपको पता है सॉलिडेरिटी जो इंडिया में होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो लोग कहते हैं कि लाल किले में जब मोदी साहब ने भाषण दिया कि अपने मेक इन इंडिया का कंज्यूम करो, लोग कहते हैं हमें अमेरिका की चाहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी वाड़ी, हम अपनी टाटा चलाएंगे, महिंद्रा चलाएंगे या फॉक्सवैगन ले लेंगे। तो ये भूल गया कि एक कंट्री 1.4 मिलियन का, जिसमें करीबन 400 मिलियन लोग अच्छे खासे पैसे वाले हैं, दे कैन अफोर्ड एनीथिंग। तो मैंने इससे पंगा लेके अपने आप को मैं नुकसान ही करवाया। फिलहाल वो लोगों को ये दिखा रहा है कि टैरिफ की वजह से मेरे फिस्कुस में बहुत पैसे आ गए, लेकिन गरीबी बढ़ गई है ना। जो आदमी को पहले 5 रुपए की पैरासीटामोल मिलती थी, अब वो उसको 30 की मिल रही है। तो ये नुकसान उसको भी होगा। तो लेकिन उसकी प्रेस उसके हाथ में, जो उसके खिलाफ बोलता है उसको निकाल देता है। अजी जज ने उसके खिलाफ बोला तो उसका जज तू बाहर चला जा। वो एक डेमोक्रेसी जो है जिसके लिए अमेरिका इतना मशहूर था, उसका बेड़ा गर्क ये करके जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट नोटिस में जो टैरिफ है उसकी मैंने आपको ये थोड़ी सी बताई है। इसमें इंडिया का नुकसान हो रहा है और बिल्कुल, ये अमेरिका का खुद का नुकसान इसमें ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही है आपकी बात। बिल्कुल भी होगा। इंडिया में ऐसा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने डीलर्स जो थे, उन्होंने कईयों ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसिल कर दिए हैं। तो उनको उसको डाइवर्ट करने के लिए मलेशिया, सिंगापुर या सऊदी अरेबिया ऐसे कंट्रीज में करना पड़ेगा। इतनी जल्दी होता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको स्टिमुलेट कर रही है। और आपने ये भी कल देख लिया होगा कि 4 बड़ी माइक्रोचिप्स की कंपनियां जो है उसको इंडिया सब्सिडाइज कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो 1-2 साल के अंदर माइक्रोचिप्स भी हमें बाहर से नहीं चाहिए, या हमें नहीं, मुझे तो नहीं, इंडिया वालों को ना। जी। तो ये एक एक तरफ से अच्छा भी हुआ, एक झटका लगा दिया ताकि तुम सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, जिसको इंडिया वाले आत्मनिर्भर बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो है इंडिया का ब्रेन ड्रेन जो कम हो जाएगा, स्टूडेंट्स के वीजे कम हो जाएंगे, वो अपने मुल्क में पढ़ेंगे वहीं पर। अब और बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं ना, ये भी आपको नोट करनी पड़ेगी बात। ये नहीं कि सब भाग रहे हैं मेरी तरह, डिग्री हाथ में पकड़ी और चले गए जी, यहाँ पर हमें इनवाइट किया बीएमडब्ल्यू ने, अच्छा पैसा दे रहा है तो मैं जाके यहाँ बैठ जाऊं। नहीं, लोग जो है उन्होंने। और हाँ, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने अपने दरवाजे खोल दिए कि इंडिया का डायस्पोरा है। यहाँ पर 74,000 के लोगों को वीजे मिल गए। 74,000 इंडियंस यहाँ पढ़ने आए हैं। जी। ये नहीं है वो यहाँ पर पीएचडी करने, हायर स्टडीज के लिए आए हैं। तो ये फायदा इन्हीं कंट्रीज को होगा, फ्रांस वाले, चेक रिपब्लिक है, क्रोएशिया, ये सब कंट्री को फायदा होगा। जी। चलिए, अगला जो सवाल है वो रशिया यूक्रेन वार के बारे में, कि उसके बारे में जो एक मीटिंग हुई है अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान में, जी। अ, जी। उसमें क्या चीजें डिसाइड हुई? दूसरा, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस डील के बारे में कैसे वो देख रही है इसको?
ये एक तो शो था बहुत बड़ा हुँ, यूएस के अंदर जो इन्होंने किया। सालेंस्की को पहले बुला के उसके भूत निकाल दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, है ना? फिर उसको रोम में मिला जब पोप की डेथ हुई थी, तो उसके साथ बैठ के कभी उसको बोलता है वेरी गुड मैन, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और कभी बोलेगा इज़ पीस ऑफ शिट। तो ट्रम्प की जो जो मैंने आपसे पहले भी डिस्क्राइब किया, वो अनसस्टेनेबल है। उसको खु लोग ये नहीं, उसके असली जो उसके एडीज़ हैं उनको भी नहीं पता, कि ये आधे घंटे में क्या बोल देगा। हाँ, उसने उसको एक मन में है कि मैंने नोबेल प्राइज़ लेना है, तो मुझे पीस प्राइज़ चाहिए, इसके लिए मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। उसने यूरोपियन यूनियन के 5 लोगों को बुलाया, उसमें नाटो का जनरल सेक्रेटरी भी था मिस्टर रूटे, और उसमें फ़िनलैंड का प्रेसिडेंट था, जर्मन का चांसलर था, इटली की मेलोनी थी, फ्रांस का मैक्रोन था, और यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर थी उर्सुला फॉन लायन, और साथ में ज़ेलेंस्की था। तो उसमें उसने कोई सब्सटेंशियल बात नहीं की, जिससे आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर एक फ्रीडम हो सकती है। उससे पहले जो ये अलास्का में पुतिन से मिलकर आया, उसको तालियाँ बजा के जफ्फियाँ डाल रहा है, उसके साथ हाथ मिला रहा है। कुछ ना कुछ तो हुआ, क्योंकि पुतिन एक डेलीगेशन लेके गया था, वो डेलीगेशन को मिलने का मौका नहीं मिला, और वो फटाफट वहाँ से चला गया। हैं? लेकिन इसने प्रेस को बताने के लिए कि जो मैंने कुछ अचीव किया है, ये इसने ये लोगों को, यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाया। सबने तोते की तरह एक ही बात निकाली है। जैसे तोता बोलता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की आर्मी को ये चाहिए। जो पुतिन है वो ट्राइलेटरल डिस्कशन में, यानी वो 3 जने बैठेंगे। ट्रम्प बैठेगा, वो, और ट्रम्प बार-बार कह रहा है, इफ यू नीड मी आई विल कम। तू बुला रहा है भैया, तू कह रहा है मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए तो तू कह रहा है कि अगर आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप मुझे बुलाइए। यानी इससे जोक है ना। और यूरोपियन के जो लोग हैं, वो दे आर एक्चुअली वॉर पार्टी। यूक्रेन की हेल्प करने वाले यूरोपियन कंट्रीज है ना सारे, हथियार दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यूक्रेन 1 इंच नहीं बढ़ा। रशिया ने मार पीट के उनका तंबू बना रखा है। तो ये ये जानते हुए भी कि रशिया जो है कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा कि नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में आए। और ये क्या बोल देते हैं, यहाँ वो नेपाल के, श्रीलंका के पीस कीपिंग वो है, वो नहीं लड़ सकते। अरे भैया, वो तुमसे ज्यादा लड़ सकते हैं। तुम लोग तो शाम को बियर पी के सोने वाले तुम्हारे सोल्जर है ना, वो तो रात को ड्यूटियां देते हैं, उनके बॉर्डर देखने वाले ना। पाकिस्तान की हुई आर्मी, इंडिया की आर्मी हुई, वो तो एक एक स्ट्रांग आर्मीज में वर्ल्ड में मानी जाती है। हाँ, हर रोज तो आपस में कोई ना कोई पंगा रहता है, वो तो हमेशा अलर्ट में रहते हैं, उन्हें पता है कैसे फाइटिंग करनी है। इनको नहीं पता। इनके पास तो कह रहा था कल, अगर रशिया ने अटैक भी कर दिया तो इनके पास तो जीपे भी नहीं है। तो ये सब का सब एक बहुत बड़ा ड्रामा है, दिखाने के लिए कि हम यूनाइटेड हैं। इन्हें डरा डरा के बहुत सारे कंट्रीज को नाटो में ले लिया। नाटो के पास, नाटो की बड़ी चीज है, 1 ट्रिलियन का बिजनेस है नाटो का, और फिर भी रशिया से हार रहे हैं ये लोग। इतना पैसा दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। सेलेंस्की ने कितने मिलियन बना लिए कुछ पता नहीं है। तो इन शॉर्ट बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेटो को रशिया वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर आपने लावरोव की मीटिंग कल सुनी है, मैंने उसको पूरा 3-4 बार घुमा-घुमा के देखा है। वो यही कहता है कि ये पीस जो है, इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए हमें, और ये चाहते हैं कि कल ही आ जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ एरियाज़ जो हैं, वो मैंने 1-2 हफ्ते के अंदर-अंदर अपने अंडर कर लेने हैं, अपनी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और कभी वो कहते हैं कि हम, स्विट्ज़रलैंड वाले बोलते हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड में हमारे पास आ जाओ, हम पीस डील जो अपने कंट्री में करेंगे। रशिया वाला नहीं, वो क्या बोलते हैं, ट्रम्प कह रहा है कि शायद हंगरी। तो कोई डिसाइडेड नहीं है। ये सब जुमले मारने वाले लोग हैं, और इनके पास कोई सब्सटेंशियल फंडामेंटल लेआउट नहीं है। बस यही कह रहे हैं सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए। वो क्या है भाई सिक्योरिटी गारंटी? मुझे तो 4 दिन में अभी तक पता नहीं लगा कि वो सिक्योरिटी गारंटी क्या चीज़ है। वो कैसी होनी चाहिए, उसका कैसा रंग है?
उसने कौन-सी वर्दी पहनी हुई है? ना, कुछ नहीं पता। ये अपना ही जुमले मारते हैं। तो मुझे भाई 2 या 1 हफ्ते के बाद जब हम दोबारा बैठेंगे, तो मैं आपको और भी डिटेल्स में जो यहाँ की जो थिंक टैंक्स हैं, उनके साथ जो मेरा थोड़ा बहुत रिलेशन है, उसको फिर मैं आपके साथ इलैबोरेट करूँगा। जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया। और एंड पे जो बात वो हमने की थी, जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने आपके बारे में कुछ बातें की हैं और ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए हैं आपके बारे में। हालाँकि मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ कि आपने हमेशा उसको सपोर्ट करने की बात की, उसको प्रमोट करने की बात की और मुझे भी बोला कि आप उसकी हमेशा उसकी मदद किया करें, उसको नए गेस्ट ला कर दिया करें और मैंने किया भी ऐसे। मैंने कई दफ़ा जो गेस्ट जो हैं वो उनको मुहैया किए। लेकिन उसने सिर्फ़ एक कमेंट्स की वजह से आपको भी नहीं छोड़ा और आपके बारे में कुछ उम्र का ही मेरे ख़्याल में लिहाज़ होता है कि उम्र का ही लिहाज़ करके कोई बात कर तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए इस टॉपिक के ऊपर जितना कम बोला जाए अच्छा है, क्योंकि वो एक लेडी हैं, बच्चों को पालती हैं, मैंने उनको प्रमोट किया, मैंने उनकी इंटरव्यूज़ दी, लोगों के टेलीफ़ोन नंबर भी मैंने उनको दिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो एक पाकिस्तानी ब्रिटिश अपने मुल्क पाकिस्तान की नहीं है, वो मेरी क्या होगी? वो मेरी क्या सही, सपोर्ट करेगी? बिल्कुल सही। एक जो हाँ, वो तो एक ड्रामेबाज़ सी औरत है। कभी हिंदुओं को बताने के लिए टीका लगा लेगी, दिवाली बना लेगी, 2 किताबें रख लेगी पीछे ऐसे करके, इसमें रामायण गीता लिखी हुई है, पता उसको कुछ है नहीं। और फिर वो गेस्ट को बुला के उस पे डिस्कशन करेगी। तो चलो ये एक रोटी कमाने का आइडिया है, करो, मैं उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं देता। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने उसपे कमेंट नहीं दिया। मैंने इनके एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर बोला जो इन्होंने दिया था, ये हमेशा एक ही बात रिपीट करती हैं, मैं अकेली हूँ, मुझे पाकिस्तानी मुस्लिम तंग करते हैं, मी, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मी। तो ऐसे रो-रो के उसने पता नहीं ड्रामे किए। तो मैंने कहा भैया, यूरोप जो है, मैं यूरोप के सारे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जानता हूँ। अगर तुम इंग्लैंड में रहती हो, तो इंग्लैंड में लॉ ऑफ ऑर्डर है। अगर तुम्हें कोई तंग करता है या कोई पाकिस्तानी है या हिंदू है या कुछ भी है, वहाँ की पुलिस के पास जाके एफआईआर करो, एविडेंस लो, वो करेंगे। मैंने एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरी सबसे छोटी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है। वो उसको रात को जब वो काम से आती थी, वो प्रैक्टिकल कर रही थी। तो 2-3 लड़के अरबी उसके पीछे चलना स्टार्ट कर दिए। उसने कहा पापा मुझे लेने आया करो। मैं कहा ऐसे ही इतनी फ्री कंट्री में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक दिन चला गया। मैंने अपना कैमरा लिया और मैंने अपनी गन भी ले ली। मेरे पास गन भी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिली हुई है, मैं यूज़ नहीं करता। वो मैंने जेब में डाली और मैं चला गया। मैंने उनकी वीडियोज़ बनाई और वीडियो बना के मैं अपनी लड़की को लेके पुलिस स्टेशन चला गया। मैंने उनको ये दिया, मैं कहा ये है लड़के और उन्होंने देख लिया कि मैंने कुछ पहना हुआ है। मैंने कहा अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो मैं करूँगा। कहते नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो करेंगे। आज 1.5 साल हो गया, कहाँ गए वो लड़के मुझे नहीं मालूम। ये यूके में रहती है, ये हर रोज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलती है, ये हर गालियाँ निकालती है उनको और मैंने उस कमेंट पे बोला मैं कहा तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा ये काम सिर्फ़ इसलिए है कि तुम्हें इंडिया के व्यूअर्स चाहिए। इसलिए उसको देखो मैं तो आपके बारे में बोलता हूँ। जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म देता हूँ ताकि उससे आपको कुछ पता लग जाए कि हाँ, बिल्कुल, ये मेरा डेफ़िसिट है, इस पे मुझे काम करना है। मैंने रिया बाहा को भी बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं। अ, मुझे एक्सपोज़ कर रही है कि आरज़ू काज़मी है। अरे आरज़ू काज़मी उस पे हँसती है और ये प्रोग्राम 1 साल पुराना है, जिसको वो वहाँ पर टैग करके दिखा दूँ। मैंने देखा भी नहीं अभी तक। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला आपको तो पता ही है कि यहाँ 70-75 हज़ार आदमी रहता है और इंडिया में 23-24 हज़ार मुझे फ़ॉलो करते हैं। वो कहते हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका तबला हम बजाएँगे। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसने ये अपनी बेइज़्ज़ती खुद करवाएगी और सबसे जो हैरानी वाली बात है जो कुछ बॉम्बे से लोगों ने मुझे बोला है कि ये एक इंडियन के खिलाफ बोल रही है और इंडियन उस उसको वीडियो में सपोर्ट कमेंट कर कर रहे हैं। रहे हैं। हाँ, कहते हैं इससे बेशर्मी क्या हो सकती है? इसका मतलब जो उसको देखने वाले हैं वो उसी के लेवल के लोग हैं।
तो आई डोंट वांट टू कमेंट एनी मोर, मेरा वो टॉपिक नहीं है। और हाँ, अगर ये दोबारा ऐसा कुछ करती रहेगी तो जो भी इसके वो है ना कमेंट, जहाँ ये इंटरव्यू देती है उसमें फिर मैं लॉन्ग लॉन्ग कमेंट करूंगा इसको, और फिर इसको पता लग जाएगा और वो शेयर करूंगा सबके साथ, ताकि 70,000 आदमी इसको फिर टैग करे। ये पंगा मेरे से ना ही ले तो अच्छा है। जी, नहीं, बिल्कुल लेकिन जी। आई विश हर ऑल द बेस्ट, अपना बच्चों को पाले जो मर्जी करे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक जो है उसको अगर आप नहीं लेना चाहते तो उसको इग्नोर करो। आरजू जी ने तो कभी मुझे ऑब्जेक्शन का नहीं लिखा, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि यार डॉक्टर साहब आपने मेरे बारे में बोला था। हाँ, रिवाहा ने एक बार मुझे बोला, मैंने कहा पूरा ध्यान से पढ़ो, फिर उसने मुझे बोला ठीक है, ओके। और मैंने ये कोई वो नहीं है, मैंने चीमा साहब के ऊपर भी बोला था, मैं कि चीमा साहब जिस तरीके से एक डेडिकेटेड पाकिस्तानी का स्टैंड लेते हैं, वो डिनाइल में रहते हैं, तो चीमा साहब ने भी उसमें ऑब्जेक्शन कोई नहीं किया। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, आई एम लाइक दिस ना। अब मेरे बारे में कोई अगर बोलेगा कि ये, हाँ मुझे एक्सपोज करना है तो भाई मेरी बुक्स पढ़ो, हाँ, मेरे टेम्पलेट्स पढ़ लो, है ना। उसके ऊपर आप कोई कमेंट दो तो मैं मान भी जाऊं, कोई एजुकेशन है नहीं, या तो आप एक एकेडमिया से बिलोंग करते हो या मीडिया से बिलोंग करते हो। हम तो हर एक इंसान की मुझे भाई हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ट्राई करते हैं कि हर आदमी अपने वजूद में रह के वही काम करे जो उसको सचता है ना। अब आप मेरे कमेंट के ऊपर वो आपने वहां पर एक वीडियो प्रोग्राम बना दे, ये लीव इट, इट इज नॉट वर्थ टॉकिंग इवन। सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ, बिल्कुल, आई इससे ज़्यादा आई बात करना आई मेरा आई हैव मुनासिब ही नहीं। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको, टॉपिक उनको एक्सप्लेन किया। हम अगले हफ्ते में आपसे जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और श्योर, इस दौरान कोई नई डेवलपमेंट अगर होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, आपका, थैंक यू मोस्ट वेरी वेलकम, बहुत मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू वेरी मच। मच फॉर इनवाइटिंग, एंड हैव अ और नाइस दोस्तों, इवनिंग। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। बड़े अरसे बाद दोबारा से हम अपने काम पे वापस आए, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके, बाय।